अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर, चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 4। आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमने जनरल देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, और फिर हमने उनकी क्लासिफिकेशन देखी थी। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसी वजह से इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक फार्मूला यूज़ किया जाता है उस फार्मूला को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में अगर आपको याद हो कि हमने जब पीछे लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली वो फार्मूला होता है जो कि हमें किसी कंपाउंड के बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है। एक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और कितनी तादाद में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये हमें असल में किसके बारे में बताता है, एक्चुअल नंबर। यानी ये हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन देता है, एक्चुअल नंबर, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें देता है टाइप ऑफ एटम। टाइप ऑफ एटम कि कौन से किसी मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं और उनकी एक्चुअल नंबर कितने हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें देता है। जैसे कि आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, ये हमारे पास किसका फार्मूला है, प्रोपेन का फार्मूला है। ठीक है, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो प्रोपेन कंपाउंड है उसके अंदर 3 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 8। पहली इन्फॉर्मेशन दे रहा है टाइप ऑफ एटम कि कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उनकी तादाद कितनी है, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। अच्छा, उसके बाद लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये हमें असल में जो लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यानी कि कम कार्बन वाले ऑर्गेनिक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट तौर पर नहीं देता, क्योंकि जो हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं कि देखने में उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, बट एक्चुअल में जब हम उनकी अरेंजमेंट देखते हैं तो वो होते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो वो चीज़ इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि वो फार्मूला जो कि हमें किसी एलिमेंट के अंदर मौजूद टाइप ऑफ एटम और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर आप एग्जांपल देके उसके बारे में लिख सकते हैं। तो अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा कि ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है एटम्स की। एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ exact arrangement of all atoms, all the atoms in various atoms of various element, यानी किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स मौजूद है उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट क्या है, वो होता है उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। ठीक है, अब बेसिकली ये आपको देखने में लगता है कि कोई एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इससे हम 2 तरह के कंपाउंड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। एक हमारे पास ये कंपाउंड होता है, ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम होता है डाई। इसके 2 नाम हैं बेसिकली, एक इसकी जो मेन क्लास है वो कौन सी क्लास है, ईथर। ठीक है, इसका नाम दूसरी से देखें तो ये होता है डाई मिथाइल ईथर। है तो ये ओवरऑल ईथर है, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम क्या है, डाई मिथाइल ईथर।
ठीक है। इसी तरह ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये हमारे पास एक ये कंपाउंड भी होता है, इसके भी नंबर ऑफ़ कार्बन्स, ऑक्सीजन, ये चीज़ें आप काउंट करें तो यही हैं जो कि आपको ऊपर नज़र आ रही हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास बेसिकली कौन सी क्लास से तल्लुक़ रखता है इसका, अल्कोहल, और ये हमारे पास होता है एथानोल। जैसे कि आपको अगर आप देखा हो आपने पिछले लेक्चर, उसमें मैंने आपके सामने बताया था आपको कि 2 कार्बन की वजह से ईथ और OH ग्रुप की वजह से ओल, एथानोल। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब तक असल में हमें मॉलिक्यूल की हालिया, आप समझ लें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ही एनफ नहीं होता। जबकि हमने देखा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक दो तरह के फार्मूले हमने देखे थे, इंपेरिकल फार्मूला जो कि सिंपल होल नंबर रेशो के बारे में बता रहा था, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, और मॉलिक्यूलर फार्मूला कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखें कि जो लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। इधर आप देखिए, देखने से हमें लग रहा है कि ये कोई एक कंपाउंड है, लेकिन जब एक्चुअल में हम अरेंजमेंट देखते हैं तो ये 2 कंपाउंड्स हमारे पास बन गए। ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड, ये हमारे पास डाईमिथाइल ईथर है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही बनता है, और ये हमारे पास एथानोल है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही बनता है। ठीक है। तो और इन दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से क्या होती हैं, टोटली डिफरेंट होती है। अब देखें, जस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट 2 डिफरेंट क्लासेस से ये कंपाउंड तल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारे पास एक कंपाउंड होता है CH2 CH3। ये स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो इसको लिखते हैं N, इसके साथ लिखा जाता है 5 कार्बन की वजह से पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है। इसी को मैंने आप देखें कि ये हमारे पास स्ट्रेट चेन में है, तो अगर हम इसी के अंदर से एक ब्रांच निकाल लें, ये देखें CH, CH3, CH2 और CH2, सेम इसका और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम होता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, दोनों का हम देखें C5H12, दोनों का सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हमारे पास कंपाउंड बन जाते हैं। एक को हम बोलते हैं एन पेंटेन और दूसरे को बोलते हैं आइसोपेंटेन, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर, ये ओवरऑल इनकी क्लास तो सेम है, लेकिन इनकी जो थोड़ी सी अरेंजमेंट क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसी तरह का एक और कंपाउंड है C3H8O। अब आप देखेंगे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इससे आप देखेंगे 4 डिफरेंट कंपाउंड हमारे पास बनते हैं। 3 डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास ये बनेगा। एक हमारे पास प्रोपानोल है, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है। CH उसके साथ हमारे पास एक कंपाउंड, ये देखें 3 अलग अलग कंपाउंड है, मैं इनके नाम साथ लिखती हूँ। 3 कार्बन है। ठीक है। 3 कार्बन होने की वजह से प्रोप, और ये 1 पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है 1 प्रोपानोल। ठीक है। उसके बाद देखें, ये सेम इसी तरह का कंपाउंड है, ये हमारे पास कौन सी क्लास है, ईथर क्लास है, और इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। इस कंपाउंड का नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। ये आगे हम पढ़ेंगे तो ये नाम, ये सारे जब हम 1 बाय 1 इनको अलग अलग क्लासेस को डिस्कस करेंगे तो फिर इनका आपके नेमिंग भी आपको समझ आ जाएगी फर्दर। अच्छा, अब देखिए ये 3 कार्बन सेम, ये भी प्रोपानोल है, लेकिन अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। पहले 1 कार्बन पे था ना, अब 2 कार्बन पे हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्रोपानोल। आप देख सकते हैं कि 3 कंपाउंड्स,
ठीक है, हमारे पास अलग अलग बन रहे हैं तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इसलिए आप याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, दोनों मिल के कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अभी ये जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है इसी के बेस पे आगे हमारे पास एक न्यू टॉपिक है जो कि इसी से लिंक है, वो मैं आपको इसी के साथ एक्सप्लेन करूँगी। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या हो गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या होते हैं, सेम है, हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे अभी हमने कुछ कंपाउंड जैसे ये डिस्कस किए, अब ये जो कंपाउंड है इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर से। ठीक है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है बट उनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का रिलेशन है, जैसे कि आपको मैंने ये बताया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास एक कंपाउंड ये जो जैसे एन पेंटीन और आइसोपेंटीन का आपस में रिलेशन है, इनका रिलेशन भी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर का है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे एक और कंपाउंड देख लेते हैं 4 कार्बन वाला। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एन ब्यूटीन, और इसी के साथ अगर हमारे पास ब्रांच बन जाए, ठीक है, ओवरऑल इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला इधर मैं मिड में लिख लेती हूँ। कार्बन कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। ठीक है, अगर हम इस कंपाउंड का नाम देखें, देखिए स्ट्रेट चेन, जब भी कोई कंपाउंड होता है उसके साथ एन का वर्ड लिखा जाता है, स्मॉल एन, और 4 कार्बन की जैसे ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो यहाँ पे जब भी किसी कंपाउंड में एक ब्रांच निकली होगी तो उसका नाम साथ नाम के साथ आइसो वर्ड लगेगा, आइसो ब्यूटेन, यहाँ पे साथ में डैश भी लगेगी। इसी तरह अगर हमारे पास यही 4 कार्बन वाला हो, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रही हूँ। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम दोबारा लिखें तो अगर हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए तो ये एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, तो ये 2 होने के बजाय CH हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे कार्बन आपको मैंने बताया था कि 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें इसको मैं अलग से बना लेती हूँ, CH3 डबल बॉन्ड की अगर हम लोकेशन चेंज कर लें ये। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसका नाम दोबारा अगेन लिख लेती हूँ। अब देखें डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे है ना, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 कार्बन पे जैसे ब्यूटीन, लेकिन डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूट 4 कार्बन की वजह से। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि डबल बॉन्ड होने की वजह से इस क्लास का नाम चेंज हो जाएगा ब्यूटीन। अब यहाँ पे आप देखें कि डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो गई है, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 4 कार्बन की वजह से ब्यूट और डबल बॉन्ड होने की वजह से ये एक नई क्लास बन जाएगा 2 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन का आपस में क्या रिलेशन है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होने का रिलेशन है। ठीक है, अगर हम इनका देखें ओवरऑल इनका फार्मूला C4H8, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। ठीक है, इसी तरह एन ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन का आपस में रिलेशन भी सेम स्ट्रक्चरल आइसोमर का है। एन पेंटीन और आइसोपेंटीन का रिलेशन भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का है। ठीक है, अच्छा, इनका थोड़ा सा आई थिंक फंक्शनल आइसोमर का होगा, लेकिन आप इसको भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में आई थिंक ये एग्जांपल अगर आप लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये जो है ना, ये एक अलग क्लास होती है जिसको आई थिंक फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आई थिंक आपकी क्लास में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इन दोनों का रिलेशन क्या होगा। देखें, ये जस्ट उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है।
इनका क्या हो रहा है कि पूरा क्लास चेंज हो रही है। ये देखें कि बेशक उनका फंक्शन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इधर क्लास है अल्कोहल और इधर क्लास है ईथर, ठीक है। टोटल क्लास हमारे पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इनका अलग रिलेशन होगा, ये आई थिंक फंक्शनल आइसोमर का रिलेशन होता है। और इसमें आप 3 एग्जांपल कोट कर सकते हैं, एक 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन का, उसी तरह ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन का, और एन पेंटीन और आइसोपेंटीन का, एन पेंटेन और आइसोपेंटेन का, ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर इनको कर सकते हैं। यहाँ भी आपको अगर हम इसके अंदर से क्वेश्चंस की बात करें, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक्सप्लेन विद डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन, ठीक है। उसके अलावा हाउ कैन वी रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसी तरह और भी हमने देखा था कि एक ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला था जो कि 3 डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला था, उसके रेलिवेंट भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और उसके लिए फिर आप ये याद रखें कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो हायर हाइड्रोकार्बन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट स्ट्रक्चरल फार्मूला आप कभी भी उसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी क्लास डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखा कि किस तरीके से ये दोनों फार्मूलाज जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंतहाई अहम होते हैं। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इनके बगैर हम किसी कंपाउंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं जज कर सकते, कोई उनके बारे में आगे फर्दर उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक हमें इन दोनों फार्मूलाज के बारे में मुकम्मल तौर पर आइडिया ना हो। उसके बाद साथ साथ हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का भी देखा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो डिफरेंट होंगे, बट इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या करें लिखें तो सेम होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी चैप्टर के न्यू लेक्चर्स के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।